Hello, sir. Thank you. Hello everyone. This is Abhishek Singh, a founder of Savior Foundation. आज मैं जन्मेजय सिंह राजपूत सर के पास आया हूँ, जो कि एक प्रोफेशनल CSR एक्सपर्ट हैं और कंपनी सेक्रेटरीट हैं। वो बहुत से फील्ड में LLB, कंपनी रजिस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ करते हैं। सो आते हैं, सर से मुलाकात करते हैं। पहली बात सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम दैट यू आर गिविंग टू अस, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को आज के इस कॉन्वर्सेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी। डोनेशन कैसे करते हैं, डोनेशन क्या होता है, CSR क्या होता है, कंपनी फॉर्म कैसे करते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा आज की बातचीत की। तो सर, आई वुड अप्रिशिएट कि प्लीज लेट अस नो अबाउट योरसेल्फ सर। जैसे आपने बताया, मेरा परिचय किया, मैं जन्मेजय सिंह राजपूत, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और साथ में सर्टिफाइड CSR प्रोफेशनल भी हूँ। ESG के फील्ड में भी मैं काम करता हूँ और लगभग 2015 से मैं काम कर रहा हूँ और जुलाई अभी कल मेरा 9 ईयर का कंप्लीट एक्सपीरियंस कंप्लीट मेरा प्रैक्टिस का हो जाएगा। तो ड्यूरिंग 9 ईयर्स प्रैक्टिस में हम लोग इसको 3 भाग में प्रैक्टिस का काम करते हैं अभी। जैसे एक एंट्री स्टेज जो होती है कंपनी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वहीं से कंपनी स्टार्ट होती है। कोई भी स्टार्टअप है, MSME है, तो हम उनको रजिस्ट्रेशन वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हम लोग बाहर भी, आउटसाइड इंडिया में भी कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं और इंडिया में भी कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम है। तो हमारे इंटरनेशनल भी कुछ एसोसिएट्स हैं जो हमारे लिए साथ में एसोसिएट होकर काम करते हैं। और इसमें जैसे कॉर्पोरेट CSR की हम बात करते हैं, तो सर्टिफाइड CSR प्रोफेशनल के अंदर में कंपनीज और NGOs उनके लिए भी मॉनिटरिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और असेसमेंट, इन सबसे रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। CSR की फील्ड वैसे बहुत बड़ी है, लगभग 50,000 करोड़ का फंड है मार्केट में, जिसको एक्चुअल में NGOs जो हैं, जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं, सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, उनके बीच में उस फंड को किस तरीके से हम लोग डिस्पर्स करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं कंपनीज के साथ और NGOs के साथ मीडिएट करके किस तरीके से उसको प्रोफेशनल तरीके से ले जाना, वो हमारा दूसरा रोल होता है। और साथ में मैं NCLT में भी अपीयर होता हूँ एज अ प्रैक्टिसिंग। NCLT के बारे में बताओगे आप, क्या होता है? NCLT बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। उसमें जितने भी कंपनी लॉ रिलेटेड केसेस होते हैं, चाहे वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का मैटर हो या वो आपका कैपिटल रिडक्शन का मैटर हो, मर्जर्स हो, 2 कंपनीज हैं वो मर्ज होती हैं, तो उससे रिलेटेड मैटर्स हैं, वहाँ जाते हैं। ऐसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, उससे रिलेटेड जो लॉज हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, वो बिफोर NCLT केसेस फाइल करते हैं और उन केसेस में एज अ रिप्रेजेंटेटिव वी कंपनी सेक्रेटरीज आर अलाउड टू प्रैक्टिस और अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। तो ये तीसरा हमारा फोटे होता है। तो कंपनी सेटअप, कंपनी का CSR और उसके बाद NCLT प्रैक्टिस, और साथ में जो कंपनी के रेगुलर कंप्लाइंसेस होते हैं वो हम रिटर्नरशिप बेसिस पे भी करते हैं, और कुछ इस तरीके से इवेंट बेस पे कंप्लाइंसेस होते हैं तो वो भी हम लोग करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक ओवरऑल प्रैक्टिस एरिया है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग 9 ईयर से अभी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन टीम ऑफ 15%। यस सर, आप 9 ईयर्स से आप ये काम कर रहे हो, क्या क्या चैलेंजेस आई, और अगर आपके जैसा किसी को सर्टिफाइड CSR बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? सो बीइंग अ CSR प्रोफेशनल, आपको सबसे पहले तो लॉ पता होना चाहिए, क्योंकि जो CSR है गवर्न होता है सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, और उसके साथ कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, CSR रूल्स कहते हैं जिनको हम, और कुछ इसके अंदर एक शेड्यूल 7 है जिसके अंदर एक्टिविटीज नॉमिनेट करी हुई है। ओनली दीज एक्टिविटीज आर अलाउड अंडर CSR। और कुछ उसमें फंड्स बनाए, जैसे PM केयर फंड हो गया, PM रिलीफ फंड्स हो गए, तो ये उन फंड्स के अंदर आप CSR का अमाउंट डाल सकते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम है जिसको गवर्नमेंट ने किया है, जो सेक्शन 135 है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो कंपनीज 1000 जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है, टर्नओवर 1000 करोड़ एंड अबव है, और 5 करोड़ से ऊपर जिनका नेट प्रॉफिट है, उन कंपनीज का जैसे वो क्रॉस होता है थ्रेशोल्ड लिमिट, आपको CSR एलिजिबल कंपनी हो जाती है कि CSR करना है उसको। और वो CSR जो है वो 2% नेट प्रॉफिट का करना होता है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का, एवरेज लेके उसका 2% उनको स्पेंड करना। वो किसी न किसी NGO को ही देना है? हाँ, वो कोई NGO जो ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी यही हो सकती है, उन्हीं को ये फंड मिलेगा। उसके लिए CSR मतलब उसके लिए वो NGOs एलिजिबल होना चाहिए। ओके, तो सर बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि मैं भी एक सेवियर फाउंडेशन पिछले 6 सालों से चला रहा हूँ। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि CSR के बारे में। उनको लगता है कि नहीं, बड़े बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ही CSR मिलती है, जो छोटे लेवल पे जो जेन्युइनली
ग्राउंड लेवल पे वर्क करना चाहते हैं वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो उनके दैट इज द ओनली रीजन दैट आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो, ताकि बहुत से हमारे साइज के जो एनजीओ हैं उनको भी लगे कि नहीं, आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट एंड आई कैन ऑल्सो वर्क गुड फॉर द सोसाइटी एंड आई विल गेटिंग द CSR फंड। तो सर ऐसे एनजीओ को क्या क्या करना चाहिए ताकि वो CSR ले सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और बड़ी बड़ी जितने भी नवरत्न कंपनी है, जो भी आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है, तो क्या क्या होना चाहिए उसके लिए? तो एनजीओ का भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कंपनीज का मैंने बताया कि ये 3 पैरामीटर पे जैसे उनका क्रॉस होता है उनको स्पेंड करना है। तो एक हो गया कंपनी को स्पेंड करना है, तो दे हैव फंड। अब वो फंड है वो एक एनजीओ को कैसे मिलेगा? राइट। तो एनजीओ को पहले उसमें जो CSR1 रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे उनके पास ATG 12 मस्ट होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड एनजीओ होना चाहिए जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी एक्ट और अपना कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 कंपनी, उसके अंदर रजिस्टर होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा होता है ATG 12 होना चाहिए पहले। 3 साल का एक कॉर्पस होना चाहिए कि 3 साल उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। एक CSR1 का सर्टिफिकेट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिलता है। एक CSR वो आपको एप्लीकेशन करनी होती है। उसके बाद वो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है वहाँ से। वो यूनिक रजिस्ट्रेशन जब आपके पास होगा तो आपका एनजीओ जो है वो एलिजिबल हो जाएगा CSR लेने के लिए। तो केवल इतना ही काफी नहीं होगा उसमें। आगे का जो रूल होता है कि CSR1 तो बहुत सारे एनजीओ, मेरे भी लगभग 120 क्लाइंट्स हैं, सब अधिकतर सभी के पास CSR1 सर्टिफिकेट, लेकिन वो फंड क्यों नहीं मिल रहा है उनको? राइट। या तो वो ग्राउंड पे उतनी डिटेल में एक्टिविटीज कर भी रहे हैं और वो बता नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हमारा राइट माइंडसेट है, राइट स्किल्स हैं, लेकिन सिस्टम नहीं है। यस। तो उस सिस्टम के अंदर उसको प्लेस करना पड़ेगा। और जैसे मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं बनी है, जिसमें हमने क्लियरली डिमार्केट नहीं किया। मैंने बोला कि यहाँ 10 करोड़ का फंड रिक्वायर्ड है, लेकिन 10 करोड़ का फंड लेके मैं करूंगा क्या? तो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, दोनों को बाइफरकेट करके मैंने अपनी बैलेंस उसमें रिपोर्ट में दिखाया है। क्या वो रिपोर्ट जो है मेरा ऑब्जेक्ट उससे क्लियर हो रहा है? कि मैं जो सामने कंपनी जो CSR फंड लेके बैठी हुई है, मैं उसके पास जा रहा हूँ और वो क्लियरिटी से मुझे बताए कि मैं उनको बता पाऊँ कि हाँ ये मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। राइट। और उसमें नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कितने बेनिफिट होंगे, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट कंपनी का भी ये है कि आप बेनिफिशियरी कितने बेनिफिटेड होंगे। राइट। क्योंकि कंपनी का जो फंड है वो मैंडेटरी किया है गवर्नमेंट ने, तो मैंडेटरी तो है, लेकिन वो उस पर इम्पैक्ट भी चाहते हैं। तो वो इम्पैक्ट है नहीं है, उसका असेसमेंट भी आगे जाके कंपनी करने वाली है। क्योंकि जहाँ 10 करोड़ से ऊपर का मतलब पैसा होता है जो CSR के अंदर जाता है, उसमें मैंडेटरी उनको इम्पैक्ट असेसमेंट भी कराना होता है। और अगर वो एनजीओ जो छोटा एनजीओ है वो उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा, तो वो 10 करोड़ का फंड भी नहीं ले पाएगा। चलो मैं छोटी बात करता हूँ कि किसी को 10 लाख या 15 लाख भी क्यों नहीं मिल रहा है? राइट। वो भी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो एक्टिविटीज को उतने प्रोफेशनल तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। या तो एक होता है कि मेरे पास स्किल्स हैं, मैं माइंडसेट है मेरा, मैं समाज सेवा का काम करना चाहता हूँ, मैं उसको किस तरीके से ड्राफ्ट करूं, किस तरीके से उसका इम्पैक्ट नीचे लेके जाऊंगा, क्योंकि मॉनिटरिंग भी होगी आगे जाके। अब कंपनी आपसे पूछ रही है कि भाई मुझे क्वार्टरली रिपोर्ट दो, आप बोलोगे सर इस क्वार्टर में हमने कुछ नहीं किया, हम अगले क्वार्टर में करेंगे। फिर आप उनको अगले क्वार्टर में भी सेम रिप्लाई दोगे, तो फिर उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज होता है। तो एक बार तो आप फंड ले लोगे, फिर नहीं ले पाओगे। तो इसलिए उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कंपनीज के अंदर कि भाई हम ऐसे एनजीओ को फंड देंगे जिनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ लोग ज्यादा हैं, वॉलंटियर्स तो हैं ही, साथ में एक्चुअल ऑन बेनिफिशियरीज भी ज्यादा है, लगभग 10,000 12,000 बेनिफिशियरीज से ऊपर जाके भी काम किया है। ऐसा नहीं, छोटे एनजीओ को भी फंड मिल सकता है, बस थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से उनको प्रेजेंट करना। सर एक बस सिस्टम को आप एलाबोरेट करोगे, क्योंकि सिस्टम तक तो सबको पता है, जैसे आपने बताया CSR1 है, ये तो ऑलमोस्ट सारी एनजीओ बना लेती है। इसके बाद ये जो सिस्टम हाउ टू जनरेट द सिस्टम, और कैसे करना है, और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तो सिस्टम के लिए सबसे पहले हमको एक अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि मैं ये 10 लाख का एक प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 10 लाख का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। अब 10 लाख के प्रोजेक्ट को करने के लिए ये 2 की इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर रहेंगे। ठीक है। जो ग्राउंड पे जो भी काम हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग इन लोगों के पास आएगी, क्योंकि अल्टीमेट जब आपके पास रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट के हिसाब से ही आप देखोगे कि वेदर जो मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से वो अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कहीं डेविएशन है उसके अंदर, कहीं पर आपको लगता है कि वेरिएशन है, तो उस वेरिएशन को कैसे दूर कर सकते हैं, तो वो ग्राउंड के लोगों को फिर आपको जाके उनको बताना है कि भाई ये वेरिएशन आ रहा है, इसको ठीक करो। तो वो रिपोर्टिंग जो होगा वो रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो इसके अंदर, क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं,
इसमें गवर्नमेंट की भी रिपोर्टिंग है। सबसे पहला स्टेक होल्डर तो गवर्नमेंट ही है, जिसको सीएसआर ने जिसने मैंडेटरी किया सीएसआर, और उसकी रिपोर्टिंग कंपनी को करनी है। तो कंपनी सबसे पहले देखेगी कि मेरे गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से एनजीओ ने परफॉर्मेंस किया कि नहीं किया। तो एनजीओ को वो रिपोर्ट उस तरीके की बना के उनको स्ट्रक्चर उस तरीके का रखना पड़ेगा कि वो कंप्लाइंसेस पूरे हो। दूसरा इसके अंदर इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट का असेसमेंट करने के लिए इम्पैक्ट किसके ऊपर देखेंगे वो, कि भाई समाज में जो बेनिफिशियरीज हैं, तो बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो आगे जाके हम केस स्टडीज भी करेंगे। अब जैसे मैं कंपनी हूँ, मैं आपसे बोलूँगा कि आपका जो एनजीओ चल रहा है, आप मुझे ऐसे कुछ बेनिफिशियरीज उनकी केस स्टडीज आप राइटिंग में भी दो और साथ में कुछ वीडियो भी आप बना के दो, जिसमें पूरी उनकी रिकॉर्डिंग आए, जिसमें वो बताएं कि हाँ मुझे पहले मेरा ये स्टेटस था, अब ये चेंजेस यू हैव क्रिएटेड, कि जो सीएसआर मिला है उससे क्या मेरे को मेरी लाइफ में इम्पैक्ट आया। तो इंडिविजुअल इम्पैक्ट, ऐसे सोशली मतलब सोसाइटी का इम्पैक्ट। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में एक एनजीओ को पता होना चाहिए। फिर उसके बारे में जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हमने बात कर लिया, हमने इंडिविजुअल बेनिफिशरीज की बात कर लिया। अब बेनिफिशरी है सोसाइटी, तो सोशली गवर्नमेंट की भी उसमें स्कीम चल रही है और हमारा सीएसआर भी चल रहा है। तो एनजीओ को पता होना चाहिए। सपोज मैंने जैसे 10 लाख का एग्जांपल दिया, अब एनजीओ को पता है कि 10 लाख में यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, तो हम सीएसआर और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं दोनों को लीवरेज कहते हैं, उसको लीवरेजिंग कहते हैं। दोनों को मिला के भी हम अगर अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं तो वो काम भी एनजीओ को पता होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में भी अप्रोच कर सकते हैं कि 10 लाख का ये सीएसआर है और 10 लाख वहाँ से 20 लाख अगर आता तो वी विल कैटर नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, जो कि हमने 10,000 कमिट किया लेकिन हम 50,000 को भी कर सकते हैं। तो एक एड ऑन होने से, फंड एड ऑन होने से, तो वो एनजीओ को उस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ग्राउंड रियलिटी जो है उसको किस तरीके से ज़्यादा मोर सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी तभी होगी जब हम उसको एक फिक्स तरीके से करते हैं, सिस्टम के माध्यम से करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने अभी 10 लोगों को खड़ा नीचे मैंने काउंटर लगाया, मैंने लंगर लगाया, सब 10 लोगों को खिलाया और हो गया, लेकिन उनकी कल की भोजन की कौन चिंता करेगा। तो वो कल की, फिर 1 महीने की, 2 महीने की, साल भर की, वो सब रखना वो सस्टेनेबल है। अगर सिंपल थोड़ा सब अगर मतलब अगर आपको सीएसआर लेनी है तो आपको लॉन्ग थॉट प्रोसेस के साथ जानी होगी। इट्स नॉट अबाउट कि आपने एक दिन कुछ इनिशिएटिव ले लिया और कल से फिर उनका क्या होगा। उनके लाइफ में एक टेंजेंट और इंटेंजेंट इम्पैक्ट आपने क्या क्रिएट किया है और उसको बकायदा प्रॉपर ड्राफ्टिंग के थ्रू प्रेजेंटेशन भी सही से करनी है और आप जैसे प्रोफेशनल के पास आके देन ऑथराइज तरीके से तब जाके सीएसआर के लिए एप्लीकेबल होगे। क्योंकि जब आप उसको दिखाएंगे कि हाँ एक्चुअल इम्पैक्ट हमने डाला है ग्राउंड पे, तभी सामने आपकी प्रोफाइलिंग भी होगी। तो हमारी प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग बनेगी, वो ग्राउंड पे काम करके होगी। तो हम केवल पेपर्स पे प्रोफाइल नहीं बना सकते। हाँ, तो वो एनजीओज को थोड़ा समझना पड़ेगा जो ग्राउंड लेवल पे लैकिंग हो रही है कि प्रोफाइल अच्छी नहीं। जब मैं प्रेजेंट करता हूँ, जैसे मैं सीएसआर प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास कंपनी एनजीओज जो आते हैं वो मुझे अपनी प्रोफाइल देते हैं। प्रोफाइल उनकी 2 पेज की होती है, ठीक है, जो कि प्रेजेंटेबल ही नहीं है। अब मैं कहीं कंपनी में जाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि भाई ये एनजीओ के लिए आप फंड दीजिए, तो वो कहेंगे यार ये आप एनजीओ जो लेके आए इसको पहले बोलो कि पहले प्रोफाइल अच्छी बनाए, है ना। तो मेन प्रोफाइल हो गया, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। सर प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए? प्रोफाइल में जैसे हमारा एक तो विजन मिशन ये होते ही हैं, इसके साथ में हम क्या काम कर रहे हैं। जैसे मैं एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, मेरा एनजीओ एजुकेशन में है या हेल्थ केयर में है, तो हेल्थ केयर की डिटेल्ड एक्टिविटीज़ की मैं हेल्थ केयर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करता हूँ, क्या मैं न्यूट्रिशन मतलब जो चाइल्ड न्यूट्रिशन है उस पर काम कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में डायलिसिस सेंटर चला रहा हूँ या मैं कहीं पर ब्लड डोनेशन के कैंप चलाता हूँ, किस तरीके की एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ हेल्थ केयर के अंदर। तो उनको मेरे को डिमार्केट करना, फिर उसके साथ में जो उसकी फोटोज़ हैं, विजुअल एक इम्पैक्ट। राइट। तो मैंने राइटिंग में तो लिख दिया कि मैंने इतने नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज को किया, लेकिन उसका स्वरूप मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। कुछ हम वीडियोस अपने जैसे यूट्यूब पे डाल के वीडियोस में दिखा सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज को हमने किया। जैसे मैंने आपको बताया केस स्टडीज डाल सकते हैं, तो केस स्टडीज डाल सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करके हम अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे विजिबल इम्पैक्ट भी सामने कंपनी पे, जिससे आपका चीज़ लगे कि आप क्रेडिबल हो, आप जेन्युइनली काम करना चाह रहे हो। ऐसा नहीं कि बस आपने एनजीओ बना लिया और यू डोंट हैव एनी विजन एंड मिशन, सो यू नेवर गेट। बिल्कुल, प्रोफाइल देख के कंपनी को या सीएसआर कमेटी जो होती है कंपनी की, वो प्रोफाइल एनालिसिस करके ही उनको समझ में आ जाता है कि हाँ एक्चुअल में ग्राउंड पे काम करने वाला एनजीओ है या फिर बस ऐसे पेपर पे बन चुका है। राइट। हाँ, क्योंकि सर ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा कि कल मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा था, स्टैट्स तो आई थिंक करोड़ से भी ज़्यादा एनजीओज ऑलरेडी खुलते हैं डेली, लाख एनजीओज खुलते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, और वो 2 महीने 6 महीने में वो नॉन ऑपरेशनल हो जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है?
नॉन ऑपरेशनल होने के पीछे एक तो विजन होता है, जो मैंने बोला ना प्रोफाइल के अंदर जो विजन, वो नॉर्मली लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन Right. विजन और मिशन जो होता है, अगर किसी ने, जैसे आप सेवियर फाउंडेशन का एक मिशन लेके चलते हैं Yes. कि मुझे इसको ग्राउंड पे लेके जाना है, सस्टेनेबल बनाना है, इम्पैक्टफुल बनाना है, Exactly. तो अगर वो विजन, जो फाउंडर होते हैं उनका विजन मिशन जो है, अपने नहीं वर्ड कथनी और करनी जो हम बोलते हैं हिंदी में, Yes, yes. तो कथनी और करनी जैसे एक नहीं होती है, तो फिर वो एनजीओ सस्टेनेबल नहीं बन पाते हैं, और वो आगे जाके 2 साल 3 साल चलाते हैं। उनका पर्पस होता है कहीं फेम लेना या पॉलिटिकल कुछ वो Yes. ग्रैब करना, या केवल एक विजिबिलिटी लेके अपना दूसरा कुछ काम सिद्ध करना, तो वो रहता है। अदरवाइज जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे आपका फाउंडेशन काम कर रहा है, 2018 से काम कर रहा है, और Yes. बहुत अच्छा ग्राउंड पे मैंने देखा, तो Thank काफ़ी you. अच्छा काम कर पा रहे हैं आप लोग। तो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का वो मिशन विजन मैच कर रहा है, तो वो लैकिंग है इस कारण से। एग्जैक्टली और अपने एनजीओ के बारे में बताना चाहूँगा सर। मैं पिछले 6 सालों से हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, और लेकिन टेक्निकली हमें पता नहीं था कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, चीज़ें करनी है, बट नाउ आप जैसे लोगों से मिल रहे हैं तो अब हमें तरीके से इसको कैसे करना है, ड्राफ्ट कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, नाउ वी आर गेयरिंग अप राइट। अगर हमें ये सब सपोर्ट मिले तो हम लोग बेटर और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, बिकॉज आप इंडिविजुअल सपोर्ट पे और नियर एंड डियर वन सपोर्ट से आप बहुत बड़ा कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जब तक आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के साथ अपने आप की अपने माइंडसेट को मर्ज नहीं करते हो और बहुत बड़ा विजन नहीं है आपका, तो आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो सोसाइटी के लिए। सर, एक एनजीओ को कैसे कैसे फंड रेज करनी चाहिए और कहाँ कहाँ से उसे फंड मिलती है? कुड यू प्लीज एलाबोरेट दैट? किसी भी एनजीओ को फंड लेने के लिए 3 तरीके से फंड ले सकते हैं। अभी कुछ नए अनाउंसमेंट भी हुए थे लास्ट बजट में। ओके। तो अपने जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी अनाउंस किया था। तो उसमें एक नया स्टॉक एक्सचेंज उन्होंने सेटअप किया, जिसको कहते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ओके। एक तो वो माध्यम है, दूसरा सीएसआर जिस पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, और तीसरा इंडिविजुअल डोनेशन जो होता है। तो इंडिविजुअल डोनेशन जो है वो ईटीजी के अंदर एग्जम्प्टेड रहता है, तो उसके अंदर हम लोग करते हैं। तो उसमें जैसे इंडिविजुअल डोनेशन की अगर मैं बात करूं, सपोज आपके फादर की इनकम 10 लाख है, ठीक है, तो 10 लाख की इनकम पे क्योंकि उसमें एक लिमिट है कि 10% जो ग्रॉस बेसिक है, तो ग्रॉस का 10% जो है वो उतना एलिजिबल डोनेशन में उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। सपोज 10 लाख का 10% हमारा 1 लाख हुआ, तो 1 लाख हुआ, लेकिन आपने 1.5 लाख रुपए डाल दिए एक एनजीओ के अंदर, तो उनको जो 1 लाख है उस पे ही बेनिफिट मिलेगा, 1 लाख का 50%। तो 1 लाख के 50% पे बेनिफिट है, और एक 50,000 आप वैसे शिक्षा से आप कर सकते हो, वो तो उसमें कोई लिमिट नहीं है कितना डालना है। लेकिन जो आपको रिबेट मिलेगा वो 1 लाख पे मिलेगा, 10% ऑफ टोटल ग्रॉस, जो कि 10 लाख का 1 लाख हुआ, और 50% ऑफ 1 लाख, तो 50,000। तो 50,000 आपका एग्जम्प्ट होगा उसमें। तो एग्जम्प्ट इन द सेंस कि टैक्स स्लैब में 50% नीचे आएगा, राइट? तो जो आपका टोटल होगा उसमें जो डिडक्शंस होते हैं, एटीजी का, एटीडी का, वो सारे डिडक्शंस निकालने के बाद, एटीसी के डिडक्शंस निकालने के बाद फिर जो इनकम आएगी उस पर टैक्स लगता है। फिर उसके बाद दूसरी हमारा सीएसआर का मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से सीएसआर में फंडिंग आती है। तीसरा सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम नॉर्मली जब हम फंड रेज करते हैं तो उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है एनजीओ को। जैसे आपकी एनजीओ है सेवियर फाउंडेशन, तो सेवियर फाउंडेशन का सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है इसका? इसका प्रोसेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, बीएसई एनएसई इसको गवर्न करते हैं। तो बीएसई का प्लेटफॉर्म है, हम उस पर जाके सोशल स्टॉक एक्सचेंज पहले अपने एनजीओ को रजिस्टर करेंगे, उसका एटीजी 12 सीएसआर सारे डॉक्यूमेंट जो बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये देने के बाद एक अपना रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। ओके। रजिस्ट्रेशन की जो मतलब रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करके सेल्फ सर्टिफाई करके आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करना है। जैसे एक आईपीओ होता है फाइनेंशियल मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो एक प्लेटफॉर्म है बीएसई। तो बीएसई पे जैसे किसी कंपनी को आईपीओ लेके आना है, वैसे ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे भी आपको एक फंड रेजिंग के लिए एक प्रोजेक्ट डालना होगा। और वो प्रोजेक्ट जैसे आप डालेंगे उस पर विंडो ओपन होगी 3 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए आपको ओपन करना है। 3 दिन है नॉर्मली, 3 दिन के लिए होती है, 2 दिन के लिए भी होती है। तो वो टाइम पीरियड आप देंगे, उसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करेगा? हाँ, ये बड़ा प्रश्न है, क्यों करेगा? क्या इसमें कोई बेनिफिट होगा इन्वेस्टर्स को? इन्वेस्टर बेसिकली जैसे सीएसआर है, तो सीएसआर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि 2% करना ही है।
ऐसे ही इन्वेस्टर्स अभी, क्योंकि उसके ऊपर भी लॉज अभी डेवलप हो रहे हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि लास्ट बजट में ही अनाउंस हुआ है, तो अभी पूरा एक साल इकोसिस्टम इस पर काफ़ी चर्चा हुई है और काफ़ी सारे लॉज बन गए हैं। सोशल ऑडिटर इसके अंदर एक निकल के आया कि ये सोशल ऑडिटर भी होंगे जो स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिट्स करा करेंगे। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब हम फंड लिस्ट कराएंगे, जैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट लिस्ट कराया है, तो कोई भी इन्वेस्टर उसमें इसलिए आएगा कि उसको आगे जाके रेटिंग्स मिलेगी। ओके। तो अभी तो इसमें कुछ ऐसा लॉ के अंदर नहीं दिया है, लेकिन आगे जाके इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि ईएसजी प्रिंसिपल भी इंडिया के अंदर आ गया है, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। तो उसमें जो सोशल वाला कंटेंट है वो सोशल यही है कि सोशली कैसे एक कंपनी, जैसे मेरी कंपनी है 100 करोड़ रुपए मैं कमा रहा हूँ, लेकिन वेदर माई कंपनी इज सोशली कंट्रीब्यूटिंग, हाँ, कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी सोसाइटी या नहीं। अगर वो है, अगर कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में वो उसमें डोनेट करेगी और उनकी रेटिंग्स होंगी। तो ईएसजी के पैरामीटर्स जो है उसमें भी रेटिंग है, उसमें रेटिंग मिलती है कि आपकी कंपनी कैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कैसे सोशली कॉन्शियस है, एंड गवर्नेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, जो सोशल कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो तीनों पैरामीटर्स को देखते हुए ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो सोशल वाला वर्ड है वहाँ पर कंपनी आके इन्वेस्ट करेगी और वो कहीं ना कहीं उनको ही कंपनीज की वैल्यू मार्केट में बढ़ाएंगी और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाएंगी। सर आजकल स्टार्टअप की बहुत चर्चाएं हो रही है। मोदी जी 2014 के बाद स्टार्टअप काफ़ी बढ़ी है इंडिया में, राइट? सो स्टार्टअप सब लोग चाहते हैं कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूं, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, प्रोप्राइटरशिप बनाओ, सेक्शन 8 बनाओ। तो बहुत सारे लोगों को इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, राइट? सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट एवरीथिंग? जब हम कंपनी सेटअप की बात करते हैं या कोई भी बिजनेस सेटअप की बात करते हैं या हमें कंपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल हैं। तो मैं एज अ इंडिविजुअल एक प्रोप्राइटरशिप पे भी बिजनेस चला सकता हूँ, मैं एक पार्टनरशिप फर्म पे भी जा सकता हूँ। तो प्रोप्राइटर जब सिंगल कैपिटल, एक बहुत लिमिटेड कैपिटल के साथ, एक लिमिटेड आइडिया के साथ मैं आता हूँ, या मैं आगे बड़ा काम, ऐसा नहीं कि प्रोप्राइटर में बिल्कुल छोटे ही लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे जगहों पे आप जाएंगे तो वहाँ बड़ा बिजनेस भी लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म पे कर रहे हैं। तो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो सिंगल पर्सन होता है, उसमें उसकी ही कैपिटल होती है, थोड़ा सा विजिबिलिटी मार्केट में कम होती है, ब्रांडिंग कम होती है, और अगर बैंक में आप लोन लेने जाते हैं तो उतना आपको विजिबिलिटी, मतलब लोन में आपको एलिजिबिलिटी वो कम रहती है, क्योंकि कोई रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं होती है। बस जीएसटी हमने ले लिया है बिकॉज हमारा टर्नओवर क्रॉस कर रहा है, जीएसटी लिमिट में आ गया है, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया, इंडिविजुअल पर्सन। इसी को अगर थोड़ा सा रजिस्टर्ड फॉर्म में करना चाहते हैं तो 1% कंपनी का कंसेप्ट भी है। तो 1% कंपनी में सिंगल पर्सन होता है, वो अपना एक नॉमिनेट कर देता है कि आफ्टर माय डेथ या आफ्टर मी ये एक पर्सन होंगे जो कि नॉमिनी की तरह काम करेंगे, और वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का जो विंग है वहाँ पर रजिस्टर्ड होती है और वो रजिस्टर्ड कंपनी की तरह रहती है। तो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड कंपनी है वो। ऐसे ही जब हम दो लोग मिलकर काम करते हैं, लगता है कि वे सिंगली नहीं हैंडल कर सकते हैं, दो लोगों का, एक का टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, एक का ऑपरेशनल वो चाहिए, मार्केटिंग का बेनिफिट चाहिए, तो दो लोग क्लब करके जब करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। ऐसी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी होती है, अनरजिस्टर्ड होती है। आजकल थोड़ा रजिस्टर्ड पार्टनरशिप का ही रहता है, क्योंकि बैंक्स फिर उनको थोड़ा सा विजिबिलिटी बैंक की लोन के लिए और वो नहीं रहती है, तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप ही मांगते हैं। तो एक तो ये पार्टनरशिप फर्म हो गया। इसमें अगर मैं एलएलपी खोलना चाहता हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है और वो रजिस्टर्ड होती है रजिस्टर ऑफ कंपनी में। जैसे ओपीसी है ऐसे ही एलएलपी है, वो रजिस्टर्ड हो जाती है, वो एक पर्सन के साथ ही यहाँ पर मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं। ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो सिंगल कंपनी हम ओपन कर सकते हैं विद 2 डायरेक्टर्स। कैपिटल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम 10,000 से भी कर लीजिए, लाख रुपए। पहले मिनिमम 1 लाख था, अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैपिटल की, और इजीली आप कंपनी फॉर्म कर लेते हैं। नॉर्मली 3 से 4 दिन का टाइम लगता है मैक्सिमम, क्योंकि नेम अप्रूवल और वो सारा प्रोसेस करते हुए आप 4 दिन 5 दिन का टाइम लेके चलिए कि हाँ इसमें मेरी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। वो प्राइवेट कंपनी हो जाती है, उसमें 2 डायरेक्टर 2 शेयर होल्डर विद लिमिटेड कैपिटल वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर उसको पब्लिक से मुझे फंड रेज करना है तो मैं पब्लिक कंपनी पे जाता हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे शेयर होल्डर, मैं पब्लिक आगे जाके आईपीओ लेके आना चाहता हूँ, मेरा एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, बड़ी कैपिटल लग रही है, बैंक से भी लोन लेना है, और मार्केट में नंबर ऑफ शेयर होल्डर 200 से ज्यादा रहने वाले हैं। तो प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन है, 200 से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं हो सकते। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शेयर होल्डर मतलब इन्वेस्टर जो है 200 से ज्यादा पैसा नहीं डाल सकते। ठीक है, इसमें यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पब्लिक कंपनी में यू कैन हैव नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, जैसे रिलायंस वगैरह ये सब उसी ये सब पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में पब्लिक भी है, उनमें लिस्टेड भी हो जाती है। तो ये पब्लिक कंपनी जो है, इसको जैसे मैं आईपीओ लेके आता हूँ या आगे लिस्ट करा लेता हूँ अपने शेयर्स, तो वो लिस्टेड कंपनी हो जाती है।
तो लिस्टेड कंपनी जो है सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन और ऐड हो जाते हैं उसमें। ओके। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उस पर केवल कंपनीज एक्ट लगता है, और बाकी अगर लेबर लॉज और जो हमारे जिस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा वैसा लगेगा। तो ये पब्लिक कंपनी होती है। जैसे आपने बताया सेक्शन 8 कंपनी, यस। तो सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। जो ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है, फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सेक्शन 8 कंपनी एक एनजीओ की तरह काम करता है, जिसमें हमने बात करी सीएसआर का। तो ट्रस्ट और सोसाइटी ना बना के हम उसको थोड़ा एक कॉर्पोरेटाइज कर देते हैं, कॉर्पोरेटाइज कर देते हैं, तो वो हमारा सेक्शन 8 कंपनी होती है वो एनजीओ कैटेगरी। ओके। इस तरीके से कंपनीज बनती हैं। कुछ और भी कंपनीज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं फार्मर्स के बीच में काम करने के लिए। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, फाइनेंस कंपनी हो जो बैंक्स होते हैं, है ना, ये फाइनेंस कंपनी की तरह। इंश्योरेंस की कंपनी बना सकते हैं या ऑलरेडी इंश्योरेंस की कंपनी, जैसे मैंने सुना है 23 इंश्योरेंस की कंपनी है अभी, लाइक LIC से स्टार्ट होके, तो क्या इंश्योरेंस की भी कोई कंपनी बना सकता है अभी? इंश्योरेंस की कंपनी बना सकते हैं, लेकिन उसमें IRDA के जो रेगुलेशन है वो Yes. काफ़ी स्ट्रिंजेंट होते हैं। जैसे एक NBFC रजिस्टर करना है अगर आपको, तो उसके लिए एक मिनिमम नेट ओन फंड की उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है। ऐसे ही IRDA में जब आप रजिस्टर करते हैं तो उसमें भी कॉर्पस मेंटेन करना होता है। जिनके पास बड़ी कैपिटल है वो इंश्योरेंस कंपनी चला सकते हैं, अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। पर IRDA की उसमें प्रिंसिपल अप्रूवल लगती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर करेंगे कंपनी, और फिर इंश्योरेंस एजेंसी का IRDA से रजिस्ट्रेशन लेना होता है, तब जाके आप इंश्योरेंस कंपनी चला सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, जिसमें कंपनीज रजिस्टर कर सकती हैं। स्टार्टअप इंडिया के जो आपने बताया, जैसे मोदी जी का विजन है कि स्टार्टअप को एक बढ़ाना है इंडिया के अंदर, आत्मनिर्भर बनाना है, इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा जाए। तो स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है जिसमें सबसे पहले कोई भी प्राइवेट कंपनी को हमने रजिस्टर किया या पब्लिक कंपनी को रजिस्टर किया, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा जब वो रिकॉग्नाइज करेगा अपने आप को। तो DIPP एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड पॉलिसी प्रमोशन। तो वो डिपार्टमेंट उनको रिकॉग्नाइज करता है कि दे आर दी रजिस्टर्ड स्टार्टअप। फिर उसके बाद आप उनकी गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप्स की स्कीम है उसके अंदर आप बेनिफिट ले सकते हैं। सर, इंडिया में लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं, बट स्टिल फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज़्यादा है नहीं, राइट? मैंने आपके बहुत सी वीडियोस को देखा है जहाँ पे आप सेमिनार को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उनको बता रहे, अवेयर कर रहे हो। सो कुड यू एक्सप्लेन अबाउट द कि हाउ टू बी फाइनेंशियल लिटरेट? देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के काफ़ी सारे मैंने सेमिनार किए, वेबिनार भी करता रहता हूँ। Yes. तो जब मैं इस तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करता हूँ तो मुझे भी उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने मिली कि हाँ, हाउ आई कैन नो prepare my budgets, how I can prepare my expenses up to mark, कैसे how to grow as a company secretary and to create wealth, है ना, किस तरीके से मैं वेल्थ अपनी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं इसमें। फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली जैसे आजकल स्कूल के सिलेबस में भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो इसकी इम्पोर्टेंस है मार्केट में, कहीं ना कहीं दिखने में मिलती है। तो वो उसकी जैसे छोटे बच्चा है, अगर मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई ये 10 रुपए का सिक्का आपने अपने गुल्लक में डालना है, ठीक है, वो उसकी हैबिट बन जाएगी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज ऑल अबाउट मेकिंग योर हैबिट्स, हैबिट फॉर इन्वेस्टिंग, हैबिट फॉर क्रिएटिंग योर वेल्थ, हैबिट टू मेंटेन योर एक्सपेंसेस। किस तरीके की, जैसे एक वॉरेन बफे का एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने आईफोन जो कंपनी है एप्पल, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन्होंने एप्पल का फोन नहीं लिया। तो उन्होंने ये बोला कि भाई जिस चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसी चीज़ को यूज़ भी करूँ, क्योंकि वो मेरे लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है, लेकिन मैं उससे एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना चाहता अपने। तो मेरी एक्सपेंडिचर छोटा फोन रख के भी मैं अपना काम कर सकता हूँ, तो वाई टू बाय बिग। तो वो एक्सपेंस मैनेजमेंट भी आना चाहिए। हम इनकम मैनेजमेंट तो कर लेते हैं कि हाँ, मैं 30 दिन अपना जॉब कर रहा हूँ, अपने डेली सर्विस पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो एक्सपेंसेस हैं, तो मेरा एक सजेशन इसमें ये रहता है कि आप अपनी एक एक्सेल शीट बनाइए, टोटल उसमें रखिए कि मेरा सपोज 1 लाख की इनकम आती है, ठीक है, तो 1 लाख का मेरा इनकम मैंने ऊपर नोट कर लिया। मेरे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस के हेड्स हम बना लेते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस मेरे ये A से लेके Z तक ये एक्सपेंसेस होने वाले हैं। एक्सपेंसेस का टोटल करके, तो मेरे को एक्सपेंसेस जब मैं टोटल कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये तो 1,10,000 हो रहे हैं। अभी बहुत जगह ये प्रॉब्लम है, 1 लाख की इनकम है, खर्चा उससे ज्यादा हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि क्रेडिट्स पे आपने पैसा दिया। तो क्रेडिट कार्ड को भी आप यूज करते हो, तो उसको भी किस तरीके से वाइजली यूज करना। मैं बहुत फेवर करता हूँ कि आप क्रेडिट्स पे लोन लो और लोन को लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से यूज करोगे तो आप ग्रो कर सकते हो। अगर आप केवल अपने खर्चों को करने के लिए लोन लेते हो तो आप यू विल लूज योर मनी।
या आप कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो आप अगर लोन भी ले रहे हो तो उसको वाइजली यूज करो, और वाइजली यूज करके कोई ना कोई असेट्स क्रिएट करो। तो इसके अंदर जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें एक 50, 30 और 20 एक ये रूल चलता है। तो 50 मतलब 50 आपको अपनी बेसिक नीड्स पे खर्च करना है, ठीक है। 30 जो है वो आपको अपनी लग्जरी लाइफ पे। मैं मना नहीं करता कि भाई आप बड़ी अच्छी वॉच मत लो, अच्छा फोन मत लो, आप उस पर करो, लेकिन 20 रुपीज जो है आउट ऑफ 100 रुपीज, 50 आपने लगा देना है बेसिक नीड पे, 30 लगा देना है आपको अपने लग्जरी लाइफ जीने पे, या आपके जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये जो आपको करना चाहिए, हैप्पीनेस देता है, हैप्पीनेस देता है Exactly. उसके लिए। और बाकी जो 20 रुपीज है वो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट। और 20 में से भी मुझे लगता है कि उसका 50% मतलब 10% जो 20 का रहेगा वो आपको फिक्स SIP या ऑटोमेटिक कर देना चाहिए। आपको उसके लिए सोचना भी नहीं है कि मुझे 10 रुपये अलग से निकाल के किसी में डालना है। आप एक SIP लगा दीजिए, वो ऑटोमेटिक करता रहेगा। और सर SIP के बारे में बताओगे आप? हाँ, SIP बेसिकली एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आप चाहे वो म्यूचुअल फंड बोलो या आप उसको सिस्टमेटिक गुल्लक में डाल रहे हो, ठीक है, वो भी एक सिस्टमेटिक है, लेकिन उससे ग्रो नहीं होता है पैसा। SIP में लगाने से, SIP बेसिकली जो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड वैसे तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, लेकिन जब आप उसको वाइज तरीके से लगाओगे तो मार्केट में अभी जो जैसा मार्केट ट्रेंड चल रहा है 75 से लेके 1 लाख तक जाने वाला है, आगे 2 साल 3 साल के अंदर मार्केट ग्रो करने वाला है, और अभी तो ऑलरेडी ग्रोन है। तो जब हम SIP में म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो सिस्टमेटिकली अलग अलग असेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे सपोज मैंने एक कंपनी चूज करी HDFC। अब HDFC ने एक फंड निकाला म्यूचुअल फंड, उसने बोला मैं इस म्यूचुअल फंड से 60% में लगाऊंगा अपना इक्विटी मार्केट में, और उसका 40% जो है 40 है वो मैं लगाऊंगा डेट मार्केट में। तो रिस्क बाइफरकेटेड हो रखी है दोनों साइड। तो मिटिगेट करने के लिए वो लोग एक मैनेजर अपॉइंट करते हैं, वो मैनेजर आपके फंड को देखता है। आप डेली बेसिस पे तो अपना फंड देख नहीं सकते, डेली आप स्टॉक उस पे अपने जो डीमेट अकाउंट होता है उस पर लॉगिन करके ट्रेडिंग अकाउंट पे तो बैठ नहीं सकते हो, तो उसको आप म्यूचुअल फंड में दे देते हैं। और म्यूचुअल फंड में वो पर्सन डेली बेसिस पे ट्रैक करता है परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटीज एंड डेट। और वो जो जितनी कंपनीज उन्होंने टॉप 10 कंपनीज पे इक्विटी में इन्वेस्ट किया होगा, ऐसे टॉप 10 जो डेट मार्केट में जो बैंक्स हैं उनमें पैसा लगाया होगा, या बैंक्स में कहीं डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर पैसा लगाया होगा, तो वो रिस्क बाइफरकेटेड हो रखी है। तो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन दैट टू सेगमेंट्स, या HDFC में हमने पैसा लगाया और वो 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, तो रिस्क बाइफरकेटेड है और वो सिक्योर्ड है। और वो जैसे जैसे उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता जाएगा, जैसे जो कंपनीज हैं, सपोज उन्होंने PSU की कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया है और PSU इस टाइम ग्रो कर रहा है, अगर वो 20% 30% पे ग्रो कर रहा है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड का जो SIP कट रही है हर महीने, जैसे सपोज आप 1000 रुपये डाल रहे हैं, तो वो 1000 रुपये पे इंक्रीज होता जाएगा। ओके, जो भी उनका बेनिफिट है। यस, तो NAV जो रहेगा, जैसे आज का NAV है, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड इन 2011। ओके, तो उस टाइम से मैंने SIP डालना स्टार्ट किया। ग्रेट। कितना डालते हो सर आप, एक बार आप बताओगे? आप अभी स्टार्टिंग से लाइक कैसे आपने ग्रो किया और इसके बारे में? स्टार्टिंग में आप पूछ रहे थे, मैं 500 रुपये डालता था केवल। ओके, हर महीने का, मंथ का, ठीक है। पहले मैं 1 साल तक ऐसे 500 1000 रुपये धीरे धीरे बढ़ाता रहा। अभी मेरा 20,000 लास्ट जाता था, अभी मैंने उसको बढ़ा के 25,000 कर दिया। तो 25,000 पर मंथ मेरा इन्वेस्टमेंट होता है, और आई गॉट ऑलमोस्ट 38% रिटर्न ईयरली इन SIP। बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब आप जॉब या कहीं अपना प्रैक्टिस भी करेंगे तो इतना रिटर्न नहीं है। FD में भी अगर आप पैसे लगा रहे हो तो 7 से 8%, 6%, उसमें भी टैक्सेबल है। इन्फ्लेशन है, अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे अभी रिसेंट में जो 7%, तो 7%, और आप सेम उसमें इन्वेस्ट करें तो व्हाट यू आर गेटिंग। अगर 7% का इन्फ्लेशन है और 7% ही आप बैंक से ले रहे हैं FD में लगा के, कोई फायदा नहीं, यू आर रिसीविंग 0%। अगर तो आपको ये देखना है कि वो 7% का बैरियर जो है उसको तोड़ के मैं कहीं 10% पे जा सकता हूँ क्या। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, कि एक राइट माइंडसेट। तो पहले तो मेरा माइंडसेट बने कि हाँ मैं वो 50, 30, 20 करना चाहता हूँ। तो 20 नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास पैसे आए, मैंने अपने घर में खर्चे में लगा दिया, घूमने में लगा दिया। इन्वेस्टमेंट का हम सोचते भी नहीं, राइट। इन्वेस्टमेंट हम ये सोचते हैं कि हमारे बैंक में पैसा पड़ा है तो हमारा वो सेफ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके पास इजी खर्च करने के लिए अवेलेबल होता है। तो आपको वो SIP या फिक्स एक 20 रुपीज़ आपको एक उसमें बकेट में डालते रहना। तो इसको 3 बकेट कहते हैं, 50 की 50% बकेट, 30% बकेट और 20% बकेट। तो टोटल इनकम जो हम कमा रहे हैं उसको 2 बकेट आप बिल्कुल अलग कर दीजिए और 1 बकेट बिल्कुल अलग कर दीजिए। तो 20 रुपीज़ अगर आप फिक्स नियमित तरीके से डालते रहेंगे तो आपका कॉर्पस जो है, पावर ऑफ कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं, वो आपको मिलेगा। 8th वंडर। यस, तो ये 8th वंडर इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि उसका बेनिफिट
और मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं और अच्छे से बता सकता हूँ। अभी तक, अब चलो आपने एक्सपीरियंस किया, अभी तक आपने जो सिस्टमेटिकली अराउंड 2011 टू 2024, राइट, 13 इयर्स, तो आपने कितना इससे वेल्थ बनाया अभी तक? देखिए वेल्थ लगभग अगर मैं देखूं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैसे नहीं किया था इनिशियल डेज में, तो मेरा जो मतलब कॉर्पस जो क्रिएट हुआ है वो एक 60-70 लाख का कॉर्पस क्रिएट हो पाया ओके, है ना। फिर भी लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि हाँ 20,000 10,000 एवरेज डाल के अगर आप 70 लाख रुपए 10 साल में बनाते हैं तो इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू, यस यस। राइट। और उसमें भी फिर मैंने बीच में जैसे उसमें क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम्म। कॉर्पस में अगर आपके पास फंड है, हम्म। सपोज मेरे पास बल्क में 2-3 लाख रुपए आ गए, हम्म। तो हम बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। ओके। कभी ऐसा अगर आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो एक कॉर्पस नहीं बन पाता है। हम्म। अगर कोई केवल 500 रुपये लगा रहा था हम्म। 1990 में, है हम्म। ना, तो अभी उसका कम से कम नहीं तो करोड़ के ऊपर का कॉर्पस बन जाएगा। ओनली 500 रुपए से? हाँ, अगर 500 रुपये, जैसे मैं बोलता हूँ सेमिनार्स में कि अगर मेरे फादर ने 1990 में स्टार्ट किया होता है इन्वेस्ट करना, तो आज मैं करोड़पति होके बैठा होता। तो मुझे कुछ नहीं, उन्हें भी कुछ नहीं करना था, मुझे भी कुछ नहीं करना था, वो ऑटोमेटिक उसमें इन्वेस्ट होता और वहाँ से हम। सर ये SIP, जैसे ये जो लोग, जैसे मेरे पास डीमेट अकाउंट है, चलो ठीक है, मुझे पता है कैसे SIP करनी है, कैसे इसमें पैसे डालने हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जिनको नहीं पता है कि कैसे SIP, बस वो सुनते हैं SIP क्या होता है, राइट। तो इनके लिए क्या करनी चाहिए, इसके लिए कैसे उन लोगों तक हमें ये चीज़ें समझानी है कि जैसे जो मजदूर काम कर रहा है, सपोज दैट वो 20,000 कमा रहा है मंथ का, राइट, उसमें से अगर वो 1,000 रुपये भी डाले, तो वो लोग क्या करते हैं, वो चीटी खेलते हैं, चीटी कि जैसे 10 लोग मिल गए, आपने भी देखा होगा, तो उसका कोई इम्पैक्ट हो नहीं पाता, कोई पैसे लेके भाग जाते हैं। ऐसे चीज़ों के लिए कैसे और अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को और इसको कैसे बढ़ाने की ज़रूरत है, हाँ, तो इसके इसमें बारे में है आप कि क्या सोचते हो? जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी का बेसिक लिटरेसी का मतलब ही ये है कि वो उस तबके तक पहुंचना जो राइट। बिल्कुल 10,000 20,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं, हम्म। वहां तक पहुंचना, उनको समझाना कि किस तरीके से यू विल ग्रो। हम्म। अब जैसे आजकल क्या फ्रॉड होते हैं, जैसे ऑनलाइन मुझे देखा कि हाँ ये डीमेट अकाउंट है, या मैं किसी एक इंडिविजुअल पर रिलाई करता हूँ, उसने वीडियो बनाया यूट्यूब पे, मैं उस पर रिलाई करके चला गया कि हाँ यार ये वीडियो बनाता है, इसको सारा नॉलेज है, इससे मैं बात करता हूँ। तो आपको हमेशा प्रोफेशनल्स जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं बाय सेबी, जो ब्रोकर है, जो सर्टिफाइड ब्रोकर्स हैं, उन्हीं के कंसल्ट करके उनका प्रोफेशनल गाइडेंस लेके ही काम करना चाहिए। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद करने के लिए तो देखिए राइट माइंडसेट और राइट स्किल्स भी चाहिए हो। तो माइंडसेट है मेरा कि मेरे को खर्चा करना है 20 रुपये, लेकिन स्किल्स नहीं है, तो वो या तो मैं अडॉप्ट करूँ या तो मैं स्किल्स वाला जो पर्सन है उसको हायर करूँ। तो ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर कोई, जैसे आपने बोला कि 20,000 की इनकम अर्न कर रहे हैं तो उनको कोई ना कोई प्रोफेशनल हायर करना चाहिए, ओके। जो उनको डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ही ओपन करवा दे और सिस्टमेटिकली उनको बताए कि भाई इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं, इन स्कीम्स में ही उनको इन्वेस्ट करना है जो सेबी से अप्रूव्ड है। ओके। कोई भी ऐसा इलीगल जैसे होता है ना कि किसी एक इंडिविजुअल ने बोला कि हाँ मैं अपनी स्कीम में लगा रहा हूँ, मंथली मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम बना दी, एग्जैक्टली, बहुत से लोगों ने करा फंड और इकट्ठा करते करते राइट, एक साल तक उन्होंने आपको पे आउट दिया, उसके बाद वो पूरा पैसा इकट्ठा किया और चले गए। चले जाते हैं, तो राइट। इसलिए सेबी की जो रजिस्टर्ड स्कीम्स हैं उसी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे आप 10,000 कमा रहे हो चाहे आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो। मैंने आपको 3 बकेट सिस्टम बताया, वैसे एक 6 बकेट सिस्टम होता है। तो 6 बकेट जो होता है, थोड़ा सा ट्रेंड लोग जो होते हैं या थोड़ा सा स्किल्ड है, स्किल्स है उनके पास, तो उनको करना होता है। तो उसके अंदर जैसे हमारा 50 और 10-10-10 के 4 स्लॉट बना लेते हैं। 4 बकेट हमारी 10-10% की है, एक बकेट हमारी 50 की है। तो 50 में हमने अपनी नीड्स वही की वही रखी है, क्योंकि वो हम कम नहीं कर सकते। बच्चे की फीस है, हमारे खाने पीने का है, दूध, मतलब जो भी हमारे रेगुलर अपना लाइवलीहुड के लिए चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना तो वो चाहिए, नीड है हमारी, तो वो हमारी फिक्स कर दी। उसके अलावा हमने 10-10-10 के जो 4 बकेट बनाए, उसमें हम अपने जो जैसे एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस में जैसे लग्जरी मैंने बोला, तो लग्जरी को हम 10% का कर सकते हैं। एक हो गया हाई लग्जरी वाला, एक हो गया लेस लग्जरी, तो हमने दोनों को, एक लेस लग्जरी एक हाई लग्जरी कर दिया। ऐसे ही बाकी जो तीसरा 10% है, उसमें हमने उनको बता दिया कि इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डाल के रखेंगे, है ना, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया। एक हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का हो गया। तो ऐसे 4 बकेट हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसी लग्जरी में भी कि जब मेरे को लगता है कि हाँ लग्जरी ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, वेरी लग्जरी वाला आइटम, तो मैंने वो 10% भी अपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में डाल देना है। ठीक है। तो 10% मेरी SIP कर दी, उसमें भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कर दिया। तो वो 4 बकेट जो है हमारी उस तरीके से, और पांचवा जो 5% रहता है वो हम फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी में डालना चाहिए। ओके। जैसे कोई NGO के साथ कनेक्ट हो गए तो 5%, जैसे हम लोग बोलते ही हैं कि राइट। हमारे को अपना एक
एक अंश जो होता है अपनी देना सैलरी का चाहिए। या अपना वो होता है, एक दहाई अंश 10% यू जो फील होता है। रिच, यू फील हाँ, सो। नहीं वो वापस आएगा अगर आप उस भाव से दे रहे हैं ना, देने के भाव से, तो एग्जैक्टली। ऑटोमेटिक वो आएगा आपके पास। राइट तो राइट। गुड कर्मास भी आपको ऑलवेज अर्न कम करना बैक। चाहिए, तो वो राइट भी आपका उस बैलेंस शीट का पार्ट बनना चाहिए। राइट। तो जैसे मेरी बैलेंस शीट मैं बना रहा हूँ और मैं केवल अपने लिए खर्च कर रहा हूँ, कभी हम्म। समाज के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अब एनजीओ इतने सारे काम कर, केवल उन्हें ना थोड़ी ठेका ले रखा है कि भाई आप ही लोगों को समाज का काम करना है। एग्जैक्टली सर। एक इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल, चाहे मैं प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हूँ या मेरे यहाँ पर काम करने वाला पर्सन है, सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम समाज को कैसे अच्छा बेहतर बना सकें। तो वो भाव और अपनी जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में गुड कर्मास ऐड करने के लिए ये आपको करना चाहिए। राइट। आपके आइडियल पर्सन का नाम बताएं। माय मदर। योर मदर। ओके ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम योर मदर। अपार्ट फ्रॉम माय मदर, वैसे मैं आरएसएस में जुड़ा हूँ बचपन से, ओके। तो डॉक्टर हेडगेवार जो है उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और अपने छत्रपति शिवाजी और विवेकानंद जी महाराज, क्योंकि इनको मैंने ज़्यादा पढ़ा है। और पढ़ने कहते हैं ना कि जिसको ज़्यादा पढ़ते हैं उससे चीज़ें सीखने मिलती हैं, या तो मैं किसी गुरु के सानिध्य में जाऊँ और उनसे गुरु से सीखूं, ठीक है। या तो मैं किसी के जीवन चरित्र से बहुत ज़्यादा सीख के कर सकता हूँ। तो उनके अंदर की राष्ट्रभक्ति, उनकी प्लानिंग, जैसे अभी शिवाजी की अगर हम बात करें तो उनका जो छापामार युद्ध है ना, तो वो एक टेक्निक है। ओके। ऐसे ही उनकी जो अध्ययन था, किसी भी विषय पे गंभीरता थी, किसी भी विषय को मतलब किसी भी विषय को किसी तरीके से प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स हम सीख सकते हैं। ओके। और इस तरीके से किस तरीके से रणनीति बनाया जाना है किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ऑपरेशन और उसका एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन के बाद कितना हम सस्टेनेबल तरीके से उसको इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो इन सभी जो महापुरुष रहे हैं इसमें, शिवाजी की बात करूं, विवेकानंद जी हुए, विवेकानंद जी का जैसे इंडिया से वहां जाना शिकागो में, और शिकागो में जाके केवल इतना बोलना मेरे अमरीकी भाइयों बहनों, ऐसा नहीं था कि पहले लोग ने गए और वहां पर माय सिस्टर्स ब्रदर सिस्टर्स नहीं बोला होगा, लेकिन जो भाव उनका प्रकट हुआ वहां पर, तो सभी ने खड़े होकर 2 मिनट तक कंटिन्यूअसली ताली बजी, और नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में आइकॉनिक है वो तो। हाँ, आइकॉनिक है। तो इस तरीके के लोग मतलब महापुरुष तो रहे हैं कि जीवन चरित्र से जो हमें सीखने मिलता है, तो वो मेरा एक मोटिवेशनल मतलब कहूँगा कि जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अभी भी मैं एनर्जी कभी डाउन होती है तो मैं उन बुक्स को उठा के पढ़ लेता हूँ, जैसे यशस्वी भारत, ऐसे कुछ काफ़ी सारी बुक्स हैं। एग्जैक्टली। मैं अभी उसी पे आ रहा था कि लाइक रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है किसी के लाइफ में सक्सेस के लिए। तो मुझे लगता है आप जैसे मैं बोलता हूँ एक नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यस। है ना, आपका जो नेटवर्क है वो आपकी नेटवर्थ बनता है। वैसे ही आपका जो नॉलेज है ना, वो आपको एक लोगों के बीच में कहीं ना कहीं स्थायित्व देता है। तो आप जितना अध्ययन करोगे आप, हमारे पास बुक्स होती हैं, तो बुक्स एक तो खरीदने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। हम आजकल आईपैड पे या टैब पे पढ़ते हैं, अगर बुक आपके पास हैंडी रहेगी और जहाँ भी आप ट्रेवल करो वो बुक जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई एक बुक, चाहे वो आपको लगता है फिक्शन पढ़ना है, आपको फिक्शन पढ़िए, लॉज पढ़ने हैं लॉ पढ़िए, या कहीं भारत के बारे में पढ़ना है तो भारत को जानो, भारत को मानो और भारत के बनो, ये सारी चीज़ें हमें करना पड़ेगी। तो अपना इतिहास भी पता होना चाहिए, वर्तमान हम जी रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स क्या है वो पता होना चाहिए। फाइनेंशियल्स, अगर मैं फाइनेंस प्रोफेशन या लीगल प्रोफेशन में हूँ तो मुझे उस प्रोफेशन के बारे में भी अपडेटेड रहना पड़ेगा। और बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी या लॉ लीगल पर्सन, हमारे को तो मतलब जिंदगी भर पढ़ना है। एग्जैक्टली। तो मेरे प्रोफेशन में तो ये बहुत मैंडेटरी है। बाकी जो इस प्रोफेशन से नहीं है उन लोगों को भी ये पढ़ना, मतलब अध्ययन का जो है ना, एक कुछ ना कुछ 1 घंटे का अपना रूटीन बना लेना चाहिए। अगर आप सुबह पढ़ सकते हैं तो सुबह पढ़िए, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास समय नहीं है, तो समय जिसके पास कम होता है वही ज़्यादा से समय को नियोजित कर पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट की जो बात करते हैं, जिसके पास टाइम नहीं है वही उसको मैनेज कर सकता है। जिसके पास टाइम ही टाइम है, अगर मेरी इनकम, मेरे को बैठे बैठे इनकम आ रही है, तो मेरे को समय की जरूरत थोड़ी ना है। मैं फिर भी बोलूंगा कि मैं बिजी हूँ। क्यों बिजी हूँ? मेरे को टीवी देखनी है, मेरे को और भी कहीं इन्वॉल्व करना है अपने आप को। तो आपको देखना है कि वो 1 घंटा आप कब निकालेंगे, सुबह निकाल सकते हैं, दोपहर में निकाल सकते हैं, या रात में निकाल सकते हैं, पर वो अपना हैबिट में होना चाहिए। बिल्कुल। ओके सर, लास्ट प्रश्न। मुझे और भी बहुत कुछ जानना था आरएसएस के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ हम लोग देखते हैं बट वो पर्दे पे नहीं आते। जब मैंने अभी आपसे पूछा तो आपने बोला कि हम लोग इस चीज़ को कैमरा पे बात नहीं करते हैं, तो ये इतनी शिद्दत से कैसे वॉलंटियर करते हैं लोग, राइट, निस्वार्थ रूप से, और आरएसएस ने आपको क्या क्या दिया आपके जीवन में?
आपने जैसे प्रश्न किया तो मैं बचपन से स्वयंसेवक रहा हूँ आरएसएस का। ओके। मैं ऐसे ही खेलते खेलते कबड्डी के लिए पाला तैयार था, उन्होंने बोला कुछ कम मतलब कुछ पर्सन कम पड़ रहे हैं, आप आ जाओ। उस टाइम संघ के बारे में कुछ पता नहीं था, बहुत छोटा था तब मैं। अब मुझे 30 साल हो गए हैं संघ में, जो संघ से जुड़े हुए। ग्रेट। और मैं आज मतलब अगर मैं दिल्ली भी पहुंचा हूँ तो मैं संघ के बदौलत ही यहाँ पर पहुंचा हूँ। और मतलब एक क्या होता है जो अनुशासन होता है संघ की शाखाओं में, वो 1 घंटे की शाखा आपको एक डायरेक्शन देने का काम करती है। तो उसमें मैंने मतलब शारीरिक बौद्धिक मानसिक सारी तरीकों से हम लोग तैयार होते हैं उसमें। और मुझे तो लगता है हर जैसे हम एक मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करते हैं राइट तो वो हमारे लिए इंटरनल है, मतलब एक इंटरनल संस्था है और एक विश्व की बहुत बड़ी संस्था है। राइट। तो वो हमें सिखाने का काम कर रही है। और जैसे आपने बोला कि यहाँ पर ज़्यादा बोलते क्यों नहीं है संघ के लोग, मीडिया पे क्यों नहीं आते हैं या ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं, तो हम लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि हम लोग जैसे मैंने बोला कि भाई संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक पहली स्टेज होती है स्वयंसेवक बन जाना, उसके बाद वो कार्यकर्ता बन जाता है। जब कार्यकर्ता बन जाता है तो जैसे बोलते हैं ना तपस्वी की तरह जीवन होना चाहिए, तो वो साधना जो है संघ साधना होती है। संघ का जीवन जो जी रहे हैं अभी, आप किसी इस तरीके से प्रचारक से मिलेंगे या कार्यकर्ता से मिलेंगे, वो कम बोलते हैं, कम शब्दों में ही अपना सारा वृत्तांत बता देते हैं। तो वो साधन है, जैसे बोलते हैं कि मौन रहना चाहिए साधक को, तो वही मौन तपस्वी की तरह है वो लोग। तो साइलेंट हीरोज। साइलेंट हीरोज, उनको काम ग्राउंड पे करना आता है और ग्राउंड पे ही करने की आदत होती है। बचपन से वही सीखते हुए मैं भी आया हूँ। और हम लोगों का ये रहता है कि हमें किसी का नाम या वो रहता है ना, जैसे अपना नहीं, फेम हाँ, नहीं, अपना कुछ नहीं। अगर मैं किसी आपके साथ भी जुड़ूंगा तो आप फ्रंट पे रहेंगे, मैं आपके एनजीओ को पीछे बैक से सपोर्ट करता हूँ। वही संघ का स्वयंसेवक कर रहा है। समाज में जहाँ पर भी जरूरत लगती है उसको बैकिंग करना, उसको सपोर्ट करना। सपोज एक लंगर लगा है तो लंगर में लाइन को कैसे ठीक कर सकते हैं, जो कचरा फिक रहा है उसकी पॉलीथिन में उसको कैसे कर सकते हैं। छोटा छोटा काम, संघ का काम बहुत बड़ा नहीं करने का है, छोटे छोटे काम करना। और मेरा एरिया जितना है, मुझे अपने संघ में मेरी इस बस्ती में काम करना है, मेरे को उस बस्ती में काम करना चाहिए। अच्छा कैसे कर सकता हूँ वो मुझे सोचना है। ग्रेट। तो आई एम श्योर कि संघ के थ्रू आपने बहुत सारे लीडरशिप स्किल्स भी सीखा होगा आपने, और जिस तरीके से आपने अपनी कंपनी को इतने बड़ा किया है, इतने सारे आपके पास प्रोजेक्ट्स है, इतने सारे एनजीओज के साथ आप काम कर रहे हो, एंड आई एम श्योर कि वो तमाम अनुशासन आपके लाइफ में जरूर इम्पैक्ट करता होगा। तो जो डिसिप्लिन, जैसे पहली चीज़ तो डिसिप्लिन ही होती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं उसको आधा अधूरा छोड़ दूंगा या डिसिप्लिन तरीके से नहीं करूँगा तो वो उसका कोई मतलब अर्थ नहीं रह जाएगा। तो संघ से पहले तो मैंने ये सीखा कि जो हमें काम मिलता है उसको पूरा करना। चाहे वो मुझे उन्होंने व्यवस्था में लगाया कि भाई ये कार्यक्रम है, इसकी व्यवस्था आपने देखनी है, चाहे वो मुझे पार्किंग में लगाया कि पार्किंग की व्यवस्था देखनी है। हम कहीं भी काम करते हैं, हम लोगों को ग्राउंड पे काम करने की आदत हो जाती है। तो एक तो जो कार्य मिला है हमको उसको डिसिप्लिन से करना और उस कार्य को पूरा करना। पूरा करने के बाद उसके बारे में कुछ मतलब यश मिलेगा मुझे या कोई मुझे पदवी मिल जाएगी या कुछ, तो संघ में ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्यकर्ता का नियोजन जो होता है वो संघ काम जो कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनका नियोजन वैसे ही हो जाता है। उसमें कोई उनसे पूछा नहीं जाता है या उनसे कुछ राय नहीं ली जाती। उनको लगता है कार्य करने वाला कार्यकर्ता है, उससे कराया जाता है। ओके। तो मैंने अपने जीवन में अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी अनुशासन से काम किया। फिर उसमें जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से उस छोटे मतलब एक बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में बना के उसको एग्जीक्यूट करना। एक्सेल शीट बनानी, उसमें कैसे अपना टाइम मैनेज करके रखना, मॉर्निंग में इतना समय देना है, शाम को इतना समय देना है, दिन में अपना ऑफिस करना है। अगर मैं 24 घंटे भी काम करूँ तो वो कम पड़ता है। तो उसको टाइम मैनेजमेंट भी मैंने एक चीज़ सीखी, टाइम मैनेजमेंट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, कार्य का नियोजन हो गया, है ना। लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप हुई। जब लीडरशिप स्किल्स की हम नीचे जब कार्यकर्ता जो काम करते हैं, नए स्वयंसेवक उसमें जुड़ते हैं या कार्य आते हैं, आगे तक आते हैं, तो हम उनको किस तरीके से डील करना, क्योंकि हम एक भाई का व्यवहार वाला रहता है, मातृत्व या भ्रातृत्व जो बोलते हैं उस भाव से जुड़ते हैं। कोई कि मैं ये मुझे ये मिल जाएगा या मैं उसको जोड़ूंगा तो वो कहीं मेरी पदवी ना ले ले, ये नहीं चलता है। वहाँ पर केवल भाई का एक व्यवहार रहता है, उसी व्यवहार से एक दूसरे से जुड़ते हैं और वही काम करना है। तो आज के टाइम पे संघ जो है वो जागरण श्रेणी में भी है और संगठन श्रेणी में भी है। वो जागरण का भी काम कर रहा है, संगठन का भी काम कर रहा है। जागरण में पर्यावरण है तो पर्यावरण गतिविधि का काम कर रहा है। जहाँ पर लगता है कि सामाजिक समरसता, जहाँ समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं, सामाजिक समरसता का काम कर रहा है। तो जैसे मोहन भागवत जी जो हमारे पूजनीय सरसंघचालक, तो वो इस चीज़ को बोलते ही हैं कि भाई संघ पहले जो करता था वो संगठन का काम था, अब संघ मतलब समाज संगठित होने की तरफ अग्रसर है।
अब समाज को एक स्टेप और आगे आके काम करना है। छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे पंच परिवर्तनों की बात करते हैं अभी हम, परिवार में प्रबोधन होना चाहिए। एक परिवार जो है वो साथ में बैठ के भी खाना खा रहा होता है लेकिन मोबाइल में लगा होता है, राइट। तो वो भाव ही नहीं जा रहा है, वो कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। ऐसे ही सामाजिक समरसता की अलग अलग जगह के लोग हैं। रिक्शा वाला है, मैं उससे कभी भी नहीं पूछता हूँ खाना ना खा लिया कि नहीं खाया। तो ये उसको कनेक्ट कैसे करना है आपको, राइट। क्योंकि जब कनेक्शन नहीं रहेगा, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं समाज में गलत गतिविधियों में लग जाएंगे या कहीं ना कहीं नेगेटिव होंगे। राइट। तो उनको अपने साथ जोड़ना। ऐसे पर्यावरण है, पर्यावरण के लिए काम करना। ऐसे कहीं लगता है हमको कि नागरिक शिष्टाचार है। अब जैसे मैं यहाँ से रेड अपनी गाड़ी निकाली, मैं रेड लाइट क्रॉस करते हुए निकल गया, तो नागरिक शिष्टाचार है कि भाई वहाँ पर रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना है, वहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं गवर्नमेंट के, उनको फॉलो करना, वो भी एक नागरिक शिष्टाचार है। हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिले हैं, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज भी हैं। Exactly. उन दोनों को मैच करना, तो वो संघ उसमें भी, तो संघ बहुत बड़ी बातें नहीं करता है, छोटी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारी छोटी बातें करके और स्वयं सेवक उसमें जुड़ता है और वो अपना काम करता जाता है। चलो, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे ट्राई किया था, स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं संघ के बारे में पूछूंगा आपसे, और आपने बहुत ही अच्छे से इस सूक्ष्म तरीके से आपने बहुत कुछ कह दिया। एंड सबको आगे आना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने एनजीओ खोल लिया या संघ है तो वही सपोर्ट करेगा अपनी सोसाइटी का। जिस किसी को भी लगता है कि आई एम एबल टू डू इट समथिंग, टेक द इनिशिएटिव, राइट। सर, हर जिनसे भी मैं बात करता हूँ, जो भी मैं कॉन्वर्सेशन के, तो लास्ट में मैं अपने लिए एक चीज़ पूछता हूँ कि व्हाट सजेशन यू वांट टू गिव इट टू मी एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मैं 6 साल से एनजीओ रन कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, सेवा भाव से अपनी कंपनी चला रहा हूँ, 2 बच्चों का फादर हूँ। तो क्या सजेशन आप मुझे देना चाहते हो एज ए सीनियर? देखिए, आप एनजीओ चला रहे हैं, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब हर किसी के मन में ये भाव एक रहना चाहिए कि समाज के प्रति कुछ ना कुछ करते जाएं। ठीक है, अपना परिवार भी चलाना होता है, सब चीज़ें चलानी होती हैं, उसके लिए हमें एक धन चाहिए होता है, अपना धनोपार्जन करनी है। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके के सामाजिक गतिविधियों में लगना ही चाहिए। और सामाजिक गतिविधियों में लगना केवल जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मैं जाके आज 2 पेड़ों को वृक्षारोपण करके आऊँगा। Right. गया मैं यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल के पास में बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ गया, मैंने 2 पेड़ लगा दिए। लेकिन लगाने के बाद कल से कौन उनकी देखभाल करेगा? तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वैसे ही आप जैसे काम कर रहे हैं, तो आप काम तो कर ही रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, इस तरीके के अवेयरनेस के काम कर रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल कैसे बने, हमें उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना है। और वो सस्टेनेबिलिटी जब धीरे धीरे आती जाएगी, तो हमारा जीवन भी सस्टेनेबल होता जाएगा, हमारा परिवार भी सस्टेनेबल होता जाएगा, और उसी के साथ साथ हमारा एक दायरा बढ़ता जाता है। Right. जब मेरा सब कुछ ठीक चलेगा, मेरे परिवार का सब कुछ ठीक चलेगा, तो मैं समाज की तरफ जाता हूँ। Exactly. लेकिन उसका समय हमें तय करना पड़ेगा। मैं ये सोचूंगा कि चलो 60 साल के बाद देखेंगे कि अब मैं समाज सेवा का काम या धर्म का काम करूंगा, तो धर्म का काम एक छोटे बच्चे से स्टार्ट हो जाना चाहिए। Exactly. जैसे आपने स्टार्ट कर दिया है Yes. 2018 से, Yes. अब आप एक सस्टेनेबल तरीके से उसको करते जा रहे हैं। Right. और उसका इम्पैक्ट भी लोगों की लाइफ में पड़ रहा है। जैसे आपने बताया कि आपको काफ़ी जगह रिकॉग्निशन भी मिली है, Exactly. तो वो इम्पैक्ट तभी पड़ पाया जब आप सस्टेनेबल हैं। Right. तो बस वो सस्टेनेबिलिटी वाला जो वर्ड है, उसको आप हमेशा अपने साथ रख के चलिए कि जो भी मैं काम करूँगा, जो भी प्रोजेक्ट मेरे होंगे, चाहे वो हेल्थ केयर का हो, चाहे वो एजुकेशन का या अवेयरनेस का हो, वो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो, जिससे कहीं ना कहीं जो नीचे का बेनिफिशियरी है उस तक वो बेनिफिट मिले, इसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आ सके। Exactly. अगर मैं किसी की लाइफ जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता हूँ, तो वो काम करने से कोई मतलब भी नहीं है। राइट। मेरे यहाँ पर जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं अपनी प्रैक्टिस को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनके बारे में हम बात करें, उनके अगर कुछ कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है तो कम्युनिकेशन ठीक किया जाए। तो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली, वो मेरे स्टेक होल्डर हैं, मैं उनका स्टेक होल्डर हूँ। तो हमको वो सोच के करना चाहिए। ये बॉस वाला जो अब वो खत्म भी हो गया। Exactly. अब वो इंटरनेशनली अगर हम देखेंगे तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, जो 18 SDGs बोलते हैं जिनको, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ इंडिया को भी बढ़ना है, मैंडेटरी है, क्योंकि हर कंट्री को वो अडॉप्ट करने हैं। क्योंकि जो इंटरनेशनल फोरम है उसमें आपको दिखाना भी है इंडिया की, हम बीइंग इंडियन इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, इंडिया एज अ होल ग्रो कर रहा है। तो वो 18 SDGs हैं, उनके ऊपर काम करना है। जैसे पॉवर्टी, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टीज है, पॉवर्टी कैसे दूर करेंगे, Right. कैसे यहाँ पर एक आदमी के लिए बेहतर एजुकेशन सिस्टम बनेगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, कि 18 उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं उसमें। ओके। तो आप और हम सब मिलकर, आपका जो एनजीओ है वो इस तरीके से उन 18 गोल्स पे काम करे
बिल्कुल। और सही मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसी तरक्की करते रहें, अच्छा काम करते रहें। थैंक यू सर। और सेवियर फाउंडेशन के साथ मैं भी जुड़ना चाहूँगा। बिल्कुल, अब और हम आपको जुड़ना है। डेफिनेटली CSR के माध्यम से आपको भी सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे बिल्कुल जितना सर। हो सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा टाइम दिया आपने। एक ये हमारी साइड से एक छोटा सा एप्रिसिएशन लेटर ताकि सेवियर फाउंडेशन आपके ऑफिस में रहे। थैंक यू सर।